जय हिंद साथियों, मैं अनूप आपके अपने YouTube चैनल जैकब अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मित्र हम लोग मनोविज्ञान के तहत बेहतरीन सेशन को देखते चले आ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने जो टॉपिक इस समय वर्तमान समय में चल रही है वो सृजनात्मकता। तो सृजनात्मकता के प्रकार, सृजनात्मकता की प्रक्रियाएँ, सृजनात्मकता के सिद्धांत को हमने देखा और उसमें एक आध दो सिद्धांत और बचे रह गए हैं, तो उसको भी आज देख लेते हैं। तो आज हम जो देखेंगे निवेश एवं संगम का सिद्धांत है, जो किसके द्वारा दिया गया था, तो स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था 2006 ईस्वी में। कब दिया गया था? 2006 ईस्वी में। तो आज भी जो टॉपिक होगा, आज लास्ट होगा सृजनात्मकता का। 3 पार्ट में चला गया हमने, थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है और फिर ये जटिल भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको छोटे छोटे पार्ट में करके बताऊंगा तो ज़्यादा आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सृजनात्मकता के सिद्धांत में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सृजनात्मकता के सिद्धांत। ठीक है, सृजनात्मकता के सिद्धांत में हमने 2 सिद्धांत को देखा था, जिसमें प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत था एक, और दूसरा क्या था बताइए? अस्तर का सिद्धांत था और मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत था। ये 3 सिद्धांत हमने देखा था। आगे आ जाते हैं। ठीक है, निवेश एवं संगम का सिद्धांत। क्या? निवेश एवं, ये चौथा है, निवेश एवं संगम का सिद्धांत। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरी। ठीक है, इस सिद्धांत को किसके द्वारा दिया गया था बताइए? किसके द्वारा दिया गया था? तो इस सिद्धांत को स्टर्नबर्ग के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्टर्नबर्ग के द्वारा। ठीक है, 2006 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा सृजनात्मकता 6 तत्वों का संगम है। क्या कहा इन्होंने? सृजनात्मकता 6 तत्वों का संगम है। क्या है? संगम है। ठीक है, इसमें देख लीजिए 6 तत्व कौन कौन से हैं। संगम है जिन पर निवेश की आवश्यकता होती है। निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें देख लेते हैं 6 कौन कौन सी है सृजनात्मकता में इनके अनुसार। तो सृजनात्मकता नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं, बीच में हो जाएगा तो जगह बचेगी तो कुछ काम कर लिया जाएगा ना। तो क्या होगी सृजनात्मकता? इसमें इन्होंने कितने बताए? 6 बताए ना। कितने? 6 तत्वों का संगम बताया इसमें। तो 6 तत्वों में कौन कौन से हैं? तो बौद्धिक कौशल। क्या है? बौद्धिक कौशल। दूसरा है व्यक्तित्व। तीसरा क्या है? ज्ञान। तीसरा चिंतन शैली। अगला हो जाता है ज्ञान, और अगला हो जाता है अभिप्रेरणा। और अगला हो जाता है क्या? परिवेश। ठीक, ये 6 तत्व बताए इन्होंने। किसने बताया? स्टर्नबर्ग ने निवेश एवं संगम के सिद्धांत में। बौद्धिक कौशल बौद्धिकता के आधार पर प्रयोग किया जाता था। बौद्धिकता आधारित था। ठीक, यह व्यक्तित्व आधारित होता था। व्यक्तित्व, या कह सकते हैं व्यक्ति व्यवहार आधारित था। ठीक, ये तर्क एवं
चिंतन आधारित था। यह तर्क एवं चिंतन के माध्यम से, तर्क एवं चिंतन के द्वारा प्राप्त ज्ञान पर आधारित था। स्वयं के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा पर आधारित था। ठीक है। परिवेश, ये वो सामाजिक वातावरण क्या था? सामाजिक वातावरण। ठीक है, सामाजिक वातावरण था। तो इसमें क्या था? यह सामाजिक वातावरण था, परिवेश। तो ये सृजनात्मकता के सिद्धांत में अभिनिवेश एवं संगम के सिद्धांत को देखा। ठीक है। तो बौद्धिक कौशल बौद्धिकता पर आधारित, व्यक्तित्व व्यक्ति व्यवहार पर आधारित, चिंतन शैली तर्क एवं चिंतन पर आधारित था। ज्ञान तर्क एवं चिंतन के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान होता है या प्राप्त संज्ञान होता है, समस्या का समाधान होता है, उसको क्या कहते हैं? ज्ञान। और प्रेरणा जो था, स्वयं के द्वारा किसी समस्या का समाधान करने की प्रेरणा। परिवेश जो था, सामाजिक वातावरण से संबंध रखता था। ठीक है। आइए आगे चलते हैं। अब इसमें देखते हैं सृजनात्मकता का मापन। हम ठीक, तो आगे देखते हैं क्या? सृजनात्मकता का मापन, हेडिंग है सृजनात्मकता का मापन। तो इसका मापन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका मापन जो होता है, तो जाहिर सी बात है कि यह क्या है? मानसिक संप्रत्यय की अवधारणा है। तो इसको मापने के लिए क्या होगा? जैसे कि अभी मैंने सृजनात्मकता को अभिसारी और अपसारी में बताया था ना, तो वो भी एक प्रक्रिया है मापने की। ठीक है ना। तो उसमें देखते हैं जो मापन होता है वह क्या है? अपसारी। पहला क्या होगा? पहला जो होगा अपसारी उत्पाद परीक्षण। ठीक। अब यह किसके द्वारा दिया गया था? तो इसके जो प्रतिपादक थे, कौन? प्रतिपादक जो थे गिलफोर्ड थे। कौन थे? गिलफोर्ड थे। ठीक है। और बेरीशील्ड का एवं बेरीशील्ड का सृजनात्मक परीक्षण। इसमें शामिल था। ठीक है। प्रतिपादक कौन थे? जेपी गिलफोर्ड थे। और इसमें बेरीशील्ड का सृजनात्मक परीक्षण भी क्या किया गया था? शामिल किया गया था। ठीक है। अगला जो है उस परीक्षण का क्या नाम है? टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। क्या? टोरेंस का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। ठीक है। इसमें क्या आता था? तो ई पॉल टोरेंस के द्वारा इसको क्या किया गया था? इसके प्रतिपादक थे। ठीक। तो प्रतिपादक कौन थे? प्रतिपादक थे ई पॉल टोरेंस थे। ठीक। इसमें इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने मिनोसाटा का परीक्षण दिया था। कैसा? मिनोसाटा परीक्षण। ठीक है। यह एक प्रकार का
चित्रात्मक परीक्षण था। ठीक है, तो चित्रात्मक परीक्षण होने के साथ क्या होता है कि जैसे कि आप किसी चित्र को ऐसे अटेंडेमली ड्रा कर देते हैं, किसी भी सर्किल में ड्रा कर दीजिए, तो वो आपको आपके मस्तिष्क के अनुसार क्या होता है, उसमें आपको एक अलग ही उसमें आकृति दिखाई देने लगती है। तो जो भी प्रत्येक व्यक्ति देखेंगे उनको अलग अलग प्रकृति क्या दिखता है, आकृति दिखती है। तो उस आकृति के हिसाब से ये मनोवैज्ञानिक क्या किया करते थे, आकलन किया करते थे कि बालक का सृजनात्मक स्तर कहाँ तक है। ठीक है, एक है दूरस्थ संबंध परीक्षण। दूरस्थ संबद्ध परीक्षण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिमोट एसोसिएट टेस्ट। रिमोट एसोसिएट टेस्ट कहते हैं। ठीक, अब इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे, मेडनिक थे। कौन थे इसके प्रतिपादक, मेडनिक थे। ठीक है, इसमें क्या होता था कि दूर रखे गए चित्रात्मक वस्तुओं का, दूर रखी हुई चित्रात्मक वस्तुओं को देखकर चिंतन करना। ठीक, अगला आ जाता है पासी टेस्ट परीक्षण। क्या आ जाता है, पासी का सृजनात्मक परीक्षण या पासी टेस्ट परीक्षण जो भी कह लीजिए। तो पासी का सृजनात्मक परीक्षण हो जाता है। ठीक, अब ये पासी जो थे यह इंदौर विश्वविद्यालय के, इस इंदौर के क्या थे, इंदौर के रहने वाले थे। इंदौर की प्रयोगशाला में इन्होंने इस टेस्ट का क्या किया था, आविष्कार किया था। इसके जो प्रतिपादक थे, इनके नाम से ही क्लियर है, तो इसके प्रतिपादक बी के पासी। कौन थे, बी के पासी थे। ठीक है, तो पासी का सृजनात्मक परीक्षण था। ठीक है, अगला आता है, अगला और लास्ट है अब वकार मेहदी का सृजनात्मक परीक्षण। ठीक है, किसका, वाकर मेहदी का, वाकर मेहदी का सृजनात्मक चिंतन परीक्षण। अब ध्यान दीजिए, अब इसके प्रतिपादक वही व्यक्ति कौन थे, वाकर मेहदी ही थे। अब इसको अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो 2 सेशन कम से कम, अगर सारे परीक्षणों को एक एक करके बताऊं मैं, अगर डिटेल में करूं इसका, तो कम से कम 1 सेक्शन एक्स्ट्रा जाएगा, जो कि आप लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 3 सेशन ऑलरेडी हो चुका है और आप लोग परेशान हैं कि कब तक यह चलेगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। तो इसलिए डिटेल में क्या करना है, ज़्यादातर यही परीक्षण ही पूछता है कि यह परीक्षण किस पे आधारित था। तो सृजनात्मकता का अलग है, व्यक्तित्व का अलग है, बौद्धिकता का अलग है, बुद्धि का। तो सारे परीक्षण, लगभग कुछ परीक्षण ऐसे हैं जो देखने में सेम लगते हैं लेकिन होते अलग अलग हैं, है ना। तो इसलिए कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सब सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। आगे आते हैं सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियाँ। ठीक है, क्या सृजनात्मकता के बढ़ाने की विधियाँ। बढ़ाने की सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां। अब इसमें देखिएगा किस प्रकार से क्या होती है, सृजनात्मकता बढ़ सकती है।
तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो पहले तो सामान्य चीज़ें हैं, तो पहले इसमें मुख्य मुख्य कुछ विधियां हैं उसको मैं देख लेता हूं। सामान्य तरीकों पर तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रक्रिया करने की स्वतंत्रता, डर हटाने का प्रयास करना, अहंकार को संतुष्ट करने के अवसर देना, मौलिकता के नम्यता को प्रोत्साहित करना, ये सारी चीज़ें सामान्य है ना। तो इसमें मुख्य जो पूछने वाली हैं उसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे इसमें देखिएगा, सृजनात्मकता में इसकी विधियां क्या क्या हैं। तो इसमें क्या आ जाता है, एक तो आ जाता है समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि, ठीक। दूसरा आ जाता है सामूहिक चर्चा। सामूहिक चर्चा। और तीसरा क्या आ जाता है, खेल विधि। अगला आ जाता है विचारावेश। क्या, विचारावेश विधि। अगला आ जाएगा आपका 6 हैट्स। 6 हैट्स। और लास्ट वाला अंतिम हो जाएगा क्या, अंतिम हो जाएगा सिनेटिक्स विधि। सिनेटिक्स विधि। अब इसमें क्या होता है कि जो विचारावेश विधि के प्रतिपादक थे ये ऑसबॉर्न थे। कौन थे, ऑसबॉर्न। इसके प्रतिपादक जो थे कौन थे, ऑसबॉर्न, ठीक। और इन्होंने कब दिया था, तो 1957 में दिया था। कब दिया था, 1957 में। अगला है 6 हैट्स विधि के, तो डी बोनो थे। कौन थे, डी बोनो। और इसको इन्होंने कब दिया था, तो 1985 में। अगला है सिनेटिक्स विधि, तो सिनेटिक्स विधि को गार्डन ने दिया था 1961 में। किसने दिया था, गार्डन ने 1961 में। अब इसमें देख लीजिए कि होता क्या है, ठीक है। इसको मस्तिष्क उद्वेलन विधि भी कहते हैं। किसको, विचारावेश विधि को क्या कहते हैं, मस्तिष्क उद्वेलन विधि। अर्थात किसी भी विचार को क्या करना, उद्वेलित करना, मतलब निकालने का प्रयास करना या उसके चिंतन की प्रक्रिया को बढ़ाना बिना अवरोध के, ठीक है। दूसरी बात इसमें आ जाती है क्या, दूसरी महत्वपूर्ण बात आ जाती है, इसमें किसी विचार की आलोचना नहीं होती है। किसी विचार की आलोचना नहीं होती है। समस्या समाधान के लिए अधिक से अधिक विचार व्यक्त करना, ठीक है। अब 6 हैट्स विधि क्या होती है इसको देख लेते हैं। तो 6 हैट्स विधि को क्या दिया था, डी बोनो ने 1985 में दिया गया था, ठीक है। इस विधि में क्या था, इस विधि में एक हैट
पहनना होता था। जिसके चित्रात्मक आकृति को देखकर, क्या चित्रात्मक आकृति को देखकर उसके विशेषताओं के अनुरूप सोचना, उसके विशेषताओं के अनुरूप सोचना, यह क्या होता था? 6 हैट्स विधि, डी बोनो 1985 था। और सिनेटिक्स विधि में क्या होता था कि यह विधि सृजनात्मक चिंतन में समानताओं, ठीक है, सृजनात्मक चिंतन में समानताओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। समानताओं के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, ठीक है। इस विधि में कोई अजीब वस्तु को पहचानना एवं उसी के अजीब तरीकों को बताना होता था इस विधि में, सिनेटिक्स विधि में, ठीक है। तो ये रही सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां। और दूसरी बात है, जो समस्या समाधान विधि है, वो समस्या का क्या करती थी? समाधान करती थी, ठीक है। समस्या के समाधान के लिए किए गए कार्य या प्रयोग, ठीक है। दूसरा, सामूहिक चर्चा, किसी समस्या पर समूह में बातचीत करना, समूह में विचार विमर्श करना। खेल विधि, खेल में बच्चों का सृजनात्मक स्तर बढ़ाना, ठीक है। तो ये था क्या? सृजनात्मकता को बढ़ाने की विधियां। अब इसमें देख लेते हैं सृजनात्मकता और शिक्षा का क्या संबंध है, ठीक है। मिटा रहे हैं, अब हो गया ना। तो देख लेते हैं सृजनात्मकता और शिक्षा का संबंध क्या है। तो सृजनात्मकता का शिक्षा संबंध है। जाहिर सी बात है कि अगर शिक्षा नहीं है तो सृजनात्मकता थोड़ी सी कठिन हो जाती है। अगर सृजनशील होते हुए भी आप किसी तथ्य या किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाएंगे बिना शिक्षा के माध्यम से, ठीक है। तो सृजनात्मकता और शिक्षा का देख लेते हैं क्या संबंध है।
सृजनात्मकता एवं शिक्षा, सृजनात्मकता और शिक्षा। ठीक, इसमें पहला क्या हो जाएगा, तो प्रक्रिया की स्वतंत्रता देना। पहला क्या हो जाएगा, प्रक्रिया की स्वतंत्रता देना। ठीक, दूसरा हो जाएगा खुले प्रश्न पूछना। फिर नवीन विचारों को प्रोत्साहन देना। जैसे कोई बालक के दिमाग में कोई विचार आया और अध्यापक ने डांट के बैठा दिया, तो यहाँ से सृजनात्मकता क्या हो जाती है, बाधित हो जाती है। ठीक है, मौलिकता को प्रोत्साहित करना। मौलिकता को प्रोत्साहित करना। अगला क्या हो जाएगा, छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना। छात्रों में आत्मविश्वास विकसित करना। अगला पॉइंट है समस्या समाधान हेतु सुझाव। समस्या समाधान हेतु सुझाव। समस्या हेतु सुझाव। आत्म मूल्यांकन का अवसर देना। आत्म मूल्यांकन का अवसर देना। और अंतिम हो जाएगा विचारों की अभिव्यक्ति तथा कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना। विचारों की अभिव्यक्ति तथा कलात्मक अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। तो यह क्या है, यह एक प्रकार का शिक्षा को। और अगला लिख लीजिए, क्या एक और इम्पोर्टेंट लिख लीजिए, आविष्कार सुधार खोज तथा नवाचार। क्या नवाचार की क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करना। यह हो जाता है आपका सृजनात्मकता। तो यह रही सृजनात्मकता की चीज़ें, आपने देख लिया, आपने यहाँ पे देख लिया बेहतरीन तरीके से। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि यह सेशन बहुत ही बेहतरीन चला है तीनों, और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ, और आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा इस क्लास को, क्योंकि ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। इसमें ऐसी एक्सप्लेनेशन जल्दी नहीं मिलेगी, और आपको एग्ज़ाम पास करवाने के लिए इतनी सृजनात्मकता संबंधित चीज़ों को पढ़ने के लिए पर्याप्त है। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आपके अपने YouTube चैनल जैकब एकेडमी को सब्सक्राइब, शेयर कर, लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करते रहिए। तो जय हिंद, जय जैकब एकेडमी।